दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 23। इसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं डेविड ईस्टन, मार्क्स, बेवर या फिर कार्ल डायच। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विचारधारा को भ्रामक चेतना मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना की संज्ञा दी और मार्क्सवाद के अंतर्गत विचारधारा ऐसा तत्व है जो प्रभुत्वशाली वर्ग को अपने शासन के लिए वैधता प्रदान करने में सहायता देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्क्स के अनुसार विचारधारा भ्रामक चेतना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस हैं लेनिन, रूसो, ग्रामसी या माओ त्से तुंग को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, माओ त्से तुंग। दोस्तों लोक युद्ध या पीपुल्स वार शुरू करने का श्रेय माओ को जाता है। उसके अनुसार युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है, पर वे निर्णायक तत्व नहीं हैं। निर्णय मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? जर्मन क्लासिकी दर्शन, ब्रिटिश राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा या स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। और आप जानते हैं दोस्तों, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का महान मार्क्सवादी विचारक था। उसके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है और मार्क्स राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए उसने क्रांति का सहारा लिया। तो याद रखिएगा, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से किसने ये कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या माओ से तुंग। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये संकल्पना जो है कि राज्य वर्ग विहीन समाज का उदय जब होगा तो वर्ग विहीन समाज में राज्य और राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, राज्य लुप्त हो जाएगा। तो ये जो कथन है कार्ल मार्क्स का था, उसने ये कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित या लुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं या क्रांतियां इतिहास के आगे बढ़ाने के वाहन हैं? ये प्रसिद्ध जो कथन है ये किसका है? तो आप जानते हैं, क्रांतियां इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और मार्क्स क्रांति को सामाजिक प्रगति का सशक्त माध्यम मानता है। और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उसने तर्क दिया कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग के अंत में एक ऐसा बिंदु आता है जब नई उत्पादक शक्तियां पहले से विद्यमान वर्ग संघर्ष या संपत्ति संबंधों के साथ संघर्ष करती हैं और इसी से सामाजिक क्रांति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की आलोचना की? सावरकर, एम.एन. राय, अरविंदो या फिर अंबेडकर। तो सही उत्तर है एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों एम.एन. राय ने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। एम.एन. राय के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है। और मानवेंद्र नाथ राय को उग्र मानवतावादी विचारक कहा जाता है। ये मार्क्सवाद से प्रेरित थे और इनकी रचनाओं में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना और
देखिए द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न साइंस, और इसके अलावा द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करने से क्रांति की जाएगी, ऐसा वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने चाहिए, निम्नलिखित में से वे किसके पक्ष में नहीं थे? चतुराई, बेहिचक मर्जी, साहस एवं क्रूरता, या फिर दया। तो सही उत्तर है, आप जानते हैं कि मैकियावेली दोस्तों, इसने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस में उन साधनों और विधियों तरीकों का वर्णन किया है जिसके द्वारा कई दृढ़ संकल्प और चतुर शासक सफलतापूर्वक राजनीतिक सत्ता का परिरक्षण और उसका उपभोग करते हैं। मैकियावेली इटली का कूटनीतिक विचारक था। उसके अनुसार शासक में कुछ गुण होने चाहिए, उसमें बुद्धि, दृढ़ संकल्प, साहस, चतुराई, लचीलापन होना चाहिए, उसमें दया भावना नहीं होनी चाहिए, मैकियावेली का मानना था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके रूसो, लाक, ग्रीन या मिल। तो आप जानते हैं मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल जो था वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था और उसने इस बात पर बल दिया था कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक निश्चित बौद्धिक स्तर हो, उनमें शिक्षा हो, उनके पास धन संपत्ति हो। और मिल ने कहा है कि मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो कि लिखना पढ़ना तथा साधारण गणित भी न जानता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो आप जानते भी हैं, ये हैं मैकियावेली। दोस्तों मैकियावेली जो है सबसे पहले उसने आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग अपने लेखन में किया था और अपनी पुस्तक द प्रिंस में उसने स्टेट या राज्य शब्द का प्रयोग भू क्षेत्रीय संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया। तो आधुनिक या समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति को एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो ये कथन किसका है? तो सही उत्तर दोस्तों, ये कथन समझौतावादी विचारक हाब्स का है। हाब्स कहता है कि समस्त मानव जाति में एक सामान्य प्रवृत्ति होती है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्ति की लालसा, जो कि शाश्वत और अनवरत होती है और ये लालसा मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी और द काजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों। ऑप्शन डी यानी द काजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस पुस्तक लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है और ये पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की रचना है और शेष अन्य ग्रंथ जो हैं ए, बी और सी ये लॉक के द्वारा लिखे गए हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि मॉन्टेस्क्यू की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है, मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उसने दिया था। और इसके अलावा लॉक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है शासन पर दो निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? ऑप्शन है प्लेटो और अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, जेरमी बंथम एवं जे.एस. मिल, या फिर कांट और हीगल। तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है और वह यूनान के अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। और यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। तो प्लेटो और अरस्तु को सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने
अरस्तु के मूल राजनैतिक विचारों को अपनाया था? ऑप्शन है जॉन ऑफ साल्सबरी, संत थॉमस एक्विनास या सेंट थॉमस एक्विनास, गेगरी या फिर रेडक्लिफ। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट थॉमस एक्विनास। दोस्तों, एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रामाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। और एक्विनास ने अरस्तु के इस विचार का समर्थन किया कि राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है। और तो ये महत्वपूर्ण धारणा देखिए कि संत थॉमस एक्विनास एक मध्ययुगीन विचारक था। इसने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था वो पद्धति कौन सी थी? तुलनात्मक, निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक या सोद्देश्यपरक? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सोद्देश्यपरक, जिसको टेलियोलॉजिकल, देखिए टेलियोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। इसी पद्धति को अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए अपनाया था। अरस्तु ये सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, यह एक स्वाभाविक संस्था है, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और सभी संस्थाओं में ये श्रेष्ठ है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और अपने स्वभाव से ही राजनीतिक जीवन के लिए बना है। राज्य प्रकृति की उपज है और व्यक्ति स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है और व्यक्ति बिना राज्य के वो जी नहीं सकता है। राज्य से अलग रहने वाला व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो सही उत्तर है सेबाइन। देखिए दोस्तों, सेबाइन की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। इसमें सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है। उसके अनुसार जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो याद रखिएगा कि सेबाइन ने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? देखिए, साहस, न्याय, संगम, संयम या विवेक? तो सही उत्तर है अरस्तु के अनुसार दोस्तों न्याय। न्याय जो है शासक के लिए सबसे विशिष्ट गुण है और अपने गुरु प्लेटो की तरह उसने न्याय की विशद और विस्तृत व्याख्या की है। अरस्तु का कहना है कि न्याय अपने व्यापकतम अर्थ में सदाचार का पर्यायवाची है और इस दृष्टि से समस्त नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही न्यायशील माना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिकीकरण और अपक्षय यानी मॉडर्नाइजेशन एंड डीके के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? और ये आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो सेक्शन है हमारा पीजीटी में और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षाओं में पूछा जाता है उससे है। तो आपको बताना है कि आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो सही उत्तर है हंटिंगटन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके में आधुनिकीकरण और अपक्षय का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारीवाद की कौन सी धारा ये रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है? ऑप्शन देखिए, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद या सांस्कृतिक नारीवाद? तो सही उत्तर है कल्चरल फेमिनिज्म। देखिए दोस्तों, कल्चरल फेमिनिज्म या सांस्कृतिक नारीवाद की धारा ये रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है और मूलतः नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति और कारणों को समझना और इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट यानी नर्व्स मतलब धमनी होती है, तो शासन की धमनी नामक ग्रंथ जो है नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जान लीजिए कि द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ये संचार सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल डायच या कहीं कहीं पर इनको कार्ल ड्यूस भी कहा गया है दोस्तों,
हिंदी में, तो चाहे कार्ल डायच आए या कार्ल ड्यूस, तो ये द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट नामक ग्रंथ के लेखक हैं और राजनीति विज्ञान में संचार सिद्धांत के जनक भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? मध्यकालीन, अत्याधुनिक, आधुनिक या परंपरागत? तो सही उत्तर है, भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप वास्तव में ट्रेडिशनल यानी परंपरागत है। और आप जानते हैं कि इसीलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को परंपरागतता में आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है और इसका मूल कारण भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति परिस्थिति है, जिसके कारण आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं के होते हुए भी इसका वास्तविक स्वरूप पारंपरिक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है दोस्तों, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ये पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का संघर्ष, द थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ये पुस्तकें सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको ग्रेवियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? देखिए, संस्थागत हित समूह, संघीय या साहचर्य हित समूह, गैर संघीय या असाहचर्य हित समूह या अभिवृत्तिक हित समूह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा कि ग्रेवियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में अभिवृत्तिक हित समूहों का जो है धारणा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आमंड और पावेल ने दोस्तों संस्थात्मक दबाव समूह, साहचर्यात्मक दबाव समूह, सांप्रदायिक या गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह, इन और इसके अलावा गैर साहचर्यात्मक दबाव समूहों का वर्णन किया है। इसमें अभिवृत्तिक हित समूहों का वर्णन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था, आपको बताना है। तो हाथोर्न प्रयोगों का नेतृत्व मानव संबंध विचारधारा के जनक एल्टन मेयो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य को पीछे धकेलो, बैक टू द स्टेट यानी राज्य को पीछे धकेलो, ये किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, राज्य को पीछे धकेलो ये निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये जो अवधारणा है निजीकरण और उदारीकरण, इन्हीं से जुड़ा है राज्य को पीछे धकेलो। और आप जानते हैं उदारीकरण राज्य के हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है। उदारवाद के सूत्रपात्र के रूप में जॉन लाक को जाना जाता है और जॉन लाक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। उदारवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता की हिमायती है और निजीकरण जो है वो संस्थाओं या जो संपत्ति के साधन है, उत्पादन के साधन हैं, उसके निजीकरण की बात करता है। और उदारवाद और निजीकरण एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न एक सूत्र वाक्य है, आप जानते भी होंगे, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था का है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या फिर राष्ट्रवादी? तो सही उत्तर है साम्यवादी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में ये सूत्र अपनाया जाता है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये साम्यवादी व्यवस्था का सूत्र है। अगला प्रश्न है कि श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो आप जानते हैं कि श्रेणी समाजवाद या गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन से संबंधित रहा है और श्रम संघवाद का ये एक रूप था। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय A.R. ऑरेज, A.J. पेंटी को है। इसके अतिरिक्त G.D.H. कोल और हाप्सन के नाम भी श्रेणी समाजवाद से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है क्या? देखिए, कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय समस्याओं का आर्थिक नियोजन हो और व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो या राज्य के द्वारा नियोजन हो।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, समाजवाद दोस्तों राज्य के द्वारा नियोजन की बात करता है। और राज्य के द्वारा नियोजन, इसमें राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं और समाज के धनी और निर्धन वर्गों के बीच की खाई को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। इसके लिए वे उत्पादन के साधनों और वस्तुओं के विनिमय और वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतियोगिता की समाप्ति और सामाजिक न्याय जैसी व्यवस्थाओं पर बल देते हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मार्क्स ने राज्य या पूंजीवादियों को समाज में वर्ग विभाजन के प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यानी रूल ऑफ लॉ। देखिए, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। ये कथन किसका है? तो प्रमुख कानूनविद डायसी। देखिए, डायसी का कहना है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है और उनका मानना है कि व्यक्ति शासन में तानाशाही का समावेश होने की संभावना बहुत अधिक होती है, जबकि विधि के शासन में एक लिखित संविधान होता है जिसके दायरे में रहकर ही लोगों को या प्रतिनिधियों को कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? देखिए, जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह या लैंडस जमींडे। तो सही उत्तर है दबाव समूह। दोस्तों, दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रारंभ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों में लोक निर्णय, आरंभक, प्रत्यावर्तन, जनमत संग्रह और उपक्रम आदि हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? ऑप्शन है कनाडा, भारतवर्ष, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो सही उत्तर है ब्रिटेन, ऑप्शन डी। दोस्तों, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन लॉर्ड सभा होती है और ये विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है और ये मात्र विलंबनकारी सदन के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की। और बीजेडी यानी बीजू जनता दल, ये उड़ीसा की एक जो है राजनीतिक दल है महत्वपूर्ण। तो इसमें बी सी डी ए, देखिए बी सी डी ए, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों और इकाइयों के पास रहती हैं। कहाँ पर? यूएसए और भारत में, यूएसए और स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड और भारत में, या फिर भारत और यूके में। आपको बताना है कि कहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के पास रहती हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ये यूएसए और स्विट्जरलैंड में। आप देख सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां यूएसए और स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के पास रहती हैं और अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जो न तो संघ सूची में शामिल होती हैं न तो राज्य सूची में, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का कार्य राज्यों को नहीं बल्कि संसद का है। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों पर जो है संसद की प्रमुखता है, जबकि यूएसए और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास या इकाइयों के पास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो सही उत्तर है लॉर्ड सभा। दोस्तों, लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है और लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। अगला प्रश्न आप जानते भी हैं, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है राजकोष विभाग। दोस्तों देखिए, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है? ऑप्शन है ब्लैक स्टोन, लासवेल, सी एफ स्ट्रांग या के सी वियर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी एफ स्ट्रांग, ऑप्शन सी। दोस्तों सी एफ स्ट्रांग ने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं किया है। स्ट्रांग के अनुसार संवैधानिक राज्य वह है जिसमें शासन की शक्तियां, शासितों के अधिकार दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। तो सी एफ स्ट्रांग ने दोस्तों संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं किया है। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रमुख गुण क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ये युद्ध और शांतिकाल दोनों में कुशल है, ये कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है, ये दल बदल के दोष से मुक्त है, या यह मितव्ययी है। तो सही उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों स्वतंत्र होते हैं और अपने कार्यों के लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और उसे निश्चित कार्यकाल के पूर्व अभियोग साबित किए बगैर हटाया नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर कार्यकारिणी की स्थिरता को सुनिश्चित करती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगला प्रश्न है कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि? तो सही उत्तर है संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संवैधानिक विधि किसी भी देश की मौलिक विधि होती है और आप जान लीजिए कि ये विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में या जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है आपके जॉन रॉल्स, ड्यूगी, ब्राइस या डायशी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। दोस्तों जॉन रॉल्स ने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है और रॉल्स की प्रसिद्ध कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस में ये मत प्रतिपादित किया गया है कि न्याय की धारणा औचित्य पर आधारित है, न कि उपयोगिता पर। तो याद रखिएगा जस्टिस एज फेयरनेस ये जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो आप जानते हैं थ्रेसिमेकस, ये एक सोफिस्ट विचारक था और जब आप प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो एक कथन आता है थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 5 सीटें आरक्षित हैं। तो आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी जनसंख्या जनजाति है और इस प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 20.27 अनुसूचित जनजाति का है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वास्तविक और कानूनी संप्रभुता। ऑप्शन देखिए, साथ साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, शक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं क्योंकि वैधानिक संप्रभुता वह सत्ता है जो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च है और राज्य के सारे कानून उसी के नाम से लागू और प्रचलित किए जाते हैं। वैध प्रभु कानूनी प्रभु के समान है, जबकि कानूनी संप्रभुता अपनी शक्ति के लिए वास्तविक संप्रभु पर निर्भर है। जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता वास्तविक संप्रभु होती है और दोनों संप्रभुताएं साथ साथ रह सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? देखिए निरपेक्ष, अविभाज्य, सापेक्ष या सर्वव्यापक। तो सही उत्तर है दोस्तों कि बहुलवादी राज्य को एक अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह एक संस्था मानते हैं और ये राज्य की शक्ति को सापेक्ष मानते हैं। दोस्तों राज्य के बहुलवादी सिद्धांतकार राज्य संप्रभुता के सिद्धांतों का खंडन करते हैं, लेकिन साथ ही राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था भी मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बताया है? तो सही उत्तर है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में डायसी ने अंतर बताया है।
और एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु। और डायसी के अनुसार जिस संप्रभुता को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो याद रखिएगा, रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है और इसकी सामान्य इच्छा की अवधारणा इसी लोकप्रिय संप्रभुता से संबंधित है। अगला प्रश्न एक कथन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है या भ्रम है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है GDH कोल। दोस्तों, कोल का मानना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथ्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, ये विचार किसका है? व्यक्तिवादियों का, समाजवादियों का, आदर्शवादियों का या फिर अराजकतावादियों का? तो सही उत्तर हो जाएगा समाजवादियों का, ऑप्शन बी। दोस्तों, समाजवादी क्या मानते हैं कि किसी भी समाज में न्याय की स्थापना तब तक संभव नहीं जब तक गरीब और अमीर के मध्य समानता न हो। तो यही कारण है कि समाजवादी न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध मानते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है किसका? अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का या सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबद्ध रखने वाले USSR के संविधान का या यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। आप जान लीजिए दोस्तों, अमेरिकी स्वाधीनता का घोषणा 1776 के अंतर्गत इस स्वयं सिद्ध सत्य की पुष्टि की गई है कि सब मनुष्य जन्म से समान हैं। इनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने इन्हें कुछ अपक्रम में अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना यानी सुखानुसरण का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कानून की शक्ति। वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। रीति रिवाज और परंपराएं अधिकारों का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। हालांकि रीति रिवाज और परंपराएं के वैधानिक अधिकार बन सकते हैं जब इन्हें विधि निर्माता द्वारा मान्य बना दिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है, जो कहते हैं कि निरंतर जागरूकता या सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया है? मार्क्स, राल्स, लेनिन या फिर नॉजिक ने? तो आप जानते हैं कि राल्स और नॉजिक ने दोस्तों सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जो है इस्तेमाल या प्रयोग किया है। राल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए और आप देखिए कि इसी तरह नॉजिक ने भी सामाजिक संविदा सिद्धांत का सहारा लिया है। तो ऑप्शन बी 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है हेनरी मेन, ट्रेटेस्के, ओपेनहाइमर या दुर्खिम। तो सही उत्तर है ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रबल समर्थक हेनरी मेन है। और हेनरी मेन का कहना है दोस्तों कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध से था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में अवधारणाएं और सूची 2 में विचारक हैं। देखिए, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, ये बोसांके महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे हैं। तो बोसांके द्वारा राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, तो ये केल्सन है। इसके अलावा दार्शनिक उग्रवाद, तो ये बेंथम है। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, तो ये मैकियावेली है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जेलिनेक। दोस्तों जेलिनेक ने आधुनिक राज्य के लिए संविधान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखिए, मार्क्स और मिल ने, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, या फिर हीगल और लास्की ने। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हीगल और मार्क्स ने। आप जानते हैं दोस्तों कि हीगल और मार्क्स दोनों ने ही अपने दर्शन में थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस यानी वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति का अभिप्राय परस्पर विरोधी विचारों और तर्कों के टकराव से सत्ता प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक अवयव है। तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट किस में विश्वास करता है? तो सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य एक माध्यम है। इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। दोस्तों राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए केवल एक माध्यम की भूमिका निभाता है। टी.एच. ग्रीन जैसे जो विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य का प्रमुख कार्य केवल बाधाओं को बाधित करना है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधक होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, बेंथम या डायसी। तो सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों टी.एच. ग्रीन ने राज्य से 3 बड़ी बुराई अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि कल्याणकारी राज्य के या जो वेलफेयर स्टेट है, इस शब्द का प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में किया है, तो सत्तावादी राज्य के विरोध में किया था, लेकिन टी.एच. ग्रीन ने सबसे पहले कल्याणकारी राज्य के मार्ग का जो है सूत्रपात किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? देखिए, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये सही है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये सही नहीं है। राज्य का लोप हो जाएगा और राज्य शोषण का एक यंत्र है। तो आप देखिए दोस्तों, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं और राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, हीगल कहते हैं, और यह विश्व में विवेक की यात्रा है और यह मनुष्य के स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती हैं। जबकि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य का लोप हो जाएगा और राज्य शोषण का एक यंत्र है, ये मार्क्सवाद की अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है लीकॉक। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इसमें पुस्तकों का मिलान करना है। रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। डी.एल. हबमैन, इनकी पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक है, जो रिचर्ड टिटमस हैं दोस्तों, इनकी पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। और अलेक्जेंडर द एंटीव्ज की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4 ये आपका सही सुमेलन ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है?
तो सही उत्तर है रॉबर्ट डहल। दोस्तों रॉबर्ट डहल एक राजनैतिक सिद्धांतकार और राजनीति के प्रोफेसर थे। इनको लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में हु गवर्न्स, ऑन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ये सभी पुस्तकें रॉबर्ट डहल की है। और ये कथन उनका है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी? लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बर्क और ग्रीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की आस्था थी कि सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से इसी विचार को चरितार्थ किया है। सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू का मानना है कि शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें शक्तियों का पूरी तरह से जो है पृथक्करण होना चाहिए, और कोई अंग एक दूसरे अंग को जो है उसमें ओवरलैप न करे, और इससे न वो एक दूसरे को नियंत्रित कर सकेंगे न संतुलित कर सकेंगे। इससे व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा होगी। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है अरस्तु, जॉन स्टुअर्ट मिल, लेनिन या मैकियावेली। तो सही उत्तर है जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों जे.एस. मिल ने बेंथम के मात्रात्मक और यांत्रिक फार्मूले को नकार दिया, और उसने इसमें या बेंथम के उपयोगितावाद में उसने नैतिकता का पुट दिया। इसके कारण इसी आधार पर वो अपने को कहता है कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।